ठीक है, तो मैं आपको 1920 के नोटेशन में पेश किए गए डिराक के इस नोटेशन में लाने जा रही हूं, जो एक एंगुलर ब्रैकेट का सम है। इसे ब्रैकेट नोटेशन कहा जाता है। यह हम एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को हल करने जा रहे हैं। को द्वारा डिनोटेड किया गया है। यह प्रकार का एंगुलर ब्रैकेट, जिसे डिराक कहा जाता है, इसलिए मैं इसे आपके लिए पेश करने का प्रयास करता हूं। तो स्टेट का क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हम इसे ग्रीक लेटर साई के साथ एंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। साई फाई हो सकता है इस प्रकार का नोटेशन जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं, और सिद्धांत रूप में सिस्टम की स्थिति में सिस्टम के बारे में सारी जानकारी होती है, और यह विकसित हो सकता है ठीक के एक फंक्शन में स्टेट को दर्शाया गया है। यह साई कुछ वेक्टर स्पेस V का एक एलिमेंट है। तो यह वह नोटेशन है जिसे हम वेक्टर A, वेक्टर B वगैरह का उपयोग करने के लिए करने जा रहे हैं। हम एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन का उपयोग करने जा रहे हैं जो एक एंगुलर ब्रैकेट है, और इस एंगुलर ब्रैकेट को केट के रूप में जाना जाता है। आप इस नोटेशन में फिर से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यदि आपके पास साई फाई है तो एक वेक्टर स्पेस है, और अभी टाइम को दबाएं T डॉट डॉट डॉट, जो एक वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं। फिर आपको क्या करना है? आपको उन परिचित प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाइज करना होगा जो अध्ययन कर रहे हैं। वे प्रॉपर्टीज क्या हैं? साई प्लस फाई V का एक एलिमेंट होना चाहिए। और क्या? साई प्लस फाई प्लस साई। आप इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को साई प्लस फाई प्लस साई के समान ही सेटिस्फाई कर सकते हैं जैसे IR3 में वेक्टर के लिए किया था, लेकिन यह यहाँ एक लंबी लिस्ट हो सकती है। यह एक लंबी लिस्ट है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस है। मुझे पता है कि इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशनैलिटी क्या है। मैं नहीं जानता कि लीनियर उस सेट पर डिपेंडेंट करता है जो स्पेस को फैलाता है। अब मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट नोटिस में डाल रही हूँ। क्या यह स्पष्ट है? मैं रियली नहीं जानता कि वे क्या है, और हमारा उद्देश्य इन सभी चीजों को ठीक करना है। एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को देखते हुए बेसिस सेट क्या है? बेसिस सेट के टर्म्स में स्टेटस को कैसे लिखना है, और साथ ही हमें न्यूटन कानून की तरह डिटरमिन करने के लिए एक प्रेस्क्रिप्शन या कोई इक्वेशन देना होगा। यह सब न्यूटन लॉ यह हमें क्या बताता है? यह आपको बताता है कि पार्टिकल x का ट्राजेक्टरी t का एक फंक्शन है। आपको t के फंक्शन के रूप में न्यूटन के नियम में एक पार्टिकल की पोजीशन मिलती है। उन इक्वेशंस को t के रूप में हल करने पर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप इक्वेशंस का एक सेट नहीं देते। इसी तरह मुझे इसे हल करने के लिए इक्वेशन को एक एम्पिरिकल इक्वेशन देना होगा इससे पहले कि हम इसमें जाएं। स्टेट के टाइम इनटू विकास को खोजने के लिए यह वेक्टर स्पेस एक लीनियर वेक्टर स्पेस है। यदि यह एक लीनियर वेक्टर स्पेस है तो इन प्रॉपर्टीज को सैटिस्फाइड करना होगा। ये प्रॉपर्टीज सैटिस्फाइड नहीं है तो यह एक लीनियर वेक्टर स्पेस भी नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें
जानने की जरूरत है। और जो भी साई है, साई में सिस्टम के बारे में सारी जानकारी है। तो यह एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है जो आपके वेव फंक्शन से थोड़ा अलग है। हम बाद में वेव फंक्शन पर वापस आएंगे। अभी हम एक सिस्टम की स्टेट लेते हैं। इस एंगुलर ब्रैकेट में एनकोडेड है जिसे केट वेक्टर कहा जाता है। टाइम के साथ विकसित हो सकता है। एक प्रेस्क्रिप्शन इक्वेशन है जो है श्रोडिंगर इक्वेशन। एक्चुअली में है कि यह कैसे लिखा जाता है। इस डायरेक्ट नोटेशन को हमें देखने की जरूरत है और हमें इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने की जरूरत है। तो यह भी कम्यूटेटिव हो सकता है। लिखो, एक वेक्टर स्पेस में दो स्टेट्स को जोड़ने का कॉम्बिनेशन। आप ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। यह फिर से इस वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट होगा। यह इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए फैक्ट में सेट यदि यह प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है तो आप इसे एक लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक, तो हम कहते हैं कि यह लीनियर वेक्टर स्पेस है अगर यह इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइज करता है। इस एंगुलर नोटेशन की भाषा में हम कैसे परिभाषित करते हैं? तो यह भी स्केलर मल्टीप्लाइंग जो मैंने नहीं लिखा लेकिन आप इस में डाल सकते हैं। इसलिए यदि आपके पास साई पर एक स्केलर है तो यह भी वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है और आपके पास एक होगा और फिर आपके पास साई पर ए बी होगा। यह साई पर ए बी मल्टीप्लाइंग होगा। यह भी सत्य है। यह भी मैंने पिछली टाइम इस आर 3 वेक्टर स्पेस पर लिखा था। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव सही कुछ इस तरह कर सकते हैं। सॉरी, ए ऑन साई, ए ऑन फाई, ये वो चीजें हैं जो आप इसे ए वेक्टर स्पेस पर करते हैं। आप इसे यहाँ भी कर सकते हैं। अगर साई कुछ जोड़ता है और आपको साई देता है जिसे हम स्टेट कहते हैं, वह आपके R3 में स्टेट के लिए कुछ नहीं करता है। यह कंपोनेंट्स के साथ ए वेक्टर की तरह है, 0 0 0। इसे ए नल वेक्टर कहा जाता है। नल वेक्टर क्या है? नल वेक्टर वह एक है जिसके कंपोनेंट्स सभी 0 है या 0 वेक्टर की लेंथ होगी 0 वेक्टर का नॉर्म 0 होगा। इसलिए यदि आप साई में एक नल वेक्टर जोड़ देते हैं तो आप उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। नल वेक्टर का मान 0 होगा। लेकिन आप नॉर्म को कैसे ढूंढते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट में लाता है? आपको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट लीनियर वेक्टर स्पेस में एक डॉट प्रोडक्ट खोजने की आवश्यकता है। आपके पास ए डुअल वेक्टर स्पेस वी टिल्ड है जो वी से अलग हो सकती है। सबसे खराब स्थिति वी टिल्ड हम वी के समान दिखते हैं। वास्तव में R3 में आप वेक्टर लेते हैं और एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं क्योंकि वी टिल्ड बिल्कुल वी के समान है। लेकिन जनरल तौर पर एक डुअल वेक्टर स्पेस आपके ओरिजिनल वेक्टर स्पेस से अलग होगी जहां हम स्टेटस को एक डिफरेंट एंगुलर ब्रैकेट द्वारा दर्शाते हैं। सिस्टम को ब्रा डायराक कहा जाता है। इस नोटेशन को हम सभी यूनिवर्सली रूप से पालन करते हैं। तो यह वह एक है जो एंगुलर ब्रैकेट है जो अपोजिट फेस पर लिखा है। तो यह ब्रा नोटेशन जिसे हमने पेश किया
यह भी प्रॉपर्टीज के उसी सेट को सेटिस्फाई करेगा जो वेक्टर स्पेस V के लिए देखा गया था। लेकिन इस नोटेशन में तो आपके पास साई प्लस फाई होगा V टिल्ड का एक एलिमेंट होना चाहिए, और इसी तरह हम इस नोटेशन को इस नोटेशन के साथ क्यों पेश कर रहे हैं? हम कोड के लिए एक इनर प्रोडक्ट को परिभाषित कर सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट को कोड कर सकते हैं, जिसका हमने R3 में अध्ययन किया था। हम लिख सकते हैं कुछ साई टाइम फाई एक किट एक ब्रा के साथ कॉन्ट्रैक्टेड। यह एक डॉट प्रोडक्ट की तरह माना जाता है जो आपको एक स्केलर देगा, और इसे कभी कभी इनर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अपने परिचित R3 के साथ संपर्क बनाने के लिए आइए इसे करते हैं किट वेक्टर को एक कॉलम के रूप में लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक किट वेक्टर साई को x1, x2 और x3 के रूप में लिखना चाहती हूं, तो एक नंबर प्राप्त करने के लिए आप सभी मैट्रिक्स मैकेनिक्स से फैमिलियर है। कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेक्टर को x1, x2, x3 द्वारा निरूपित किया जाएगा। ये R3 के एलिमेंट्स हैं, जिसका अर्थ है कि रियल एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेक्टर के लिए एक रो है। आशा है कि सबने कई बार किया होगा। तो यह एक रो है या यह रियल वेक्टर स्पेस में इस का ट्रांसपोज है। R3 एक रियल वेक्टर स्पेस है क्योंकि एंट्रीज सभी रियल हैं, और आप जानते हैं कि वेक्टर की लेंथ क्या है। जब मैं पूछता हूं कि इस का स्क्वायर रूट क्या है, जिसे हमने साई द्वारा केवल पर दर्शाया है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का योग होना चाहिए। पॉसिबल वेक्टर साई का नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और यह भी फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट सही होना चाहिए, यह इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। वेक्टर की लेंथ का नॉर्म इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव और फाइनाइट होना चाहिए। इन रिस्ट्रिक्शंस को हम R3 में देख सकते हैं। जब भी हम वेक्टर लेते हैं तो हम सुनिश्चित करते हैं कि आप लेंथ इन्फिनिटी के साथ वेक्टर नहीं लेते हैं, आप फाइनाइट वेक्टर के साथ काम करते हैं, और शून्य वेक्टर शून्य कंपोनेंट्स के साथ है। x1, x2, x3 सभी शून्य हैं, और आपको मिलता है इस वेक्टर की लेंथ। मान लीजिए कि R3 के बजाय मैं एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पर जाना चाहती हूं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन किया है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक z कोऑर्डिनेट है, लेकिन मैं एक एब्स्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में दो z कोऑर्डिनेट देख सकती हूं। यदि आप ऐसी चीजें करते हैं तो मान लीजिए x1 कॉम्प्लेक्स है, x2 कॉम्प्लेक्स है, x3 कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए यदि मैं इनर प्रोडक्ट लेता हूं, इसका क्या होगा? और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना? अगर x1, x2, x3 कॉम्प्लेक्स हैं, x1 स्क्वायर्ड प्लस x2 स्क्वायर्ड प्लस x3 स्क्वायर्ड x1 स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्स होगा, x2 स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्स x3 होगा। लेकिन फिर इसे वेक्टर की ए लेंथ के रूप में कॉल करने का मीनिंग अपना मीनिंग खो देता है। हम एक वेक्टर की लेंथ के लिए एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं चाहते हैं। बेटर ऑप्शन क्या है?
जो आप मैट्रिक्स मैकेनिक्स में मैकेनिक्स रूप से करते हैं। मैट्रिसेस आप क्या करते हैं? आप केवल जनरल मैट्रिसेस को ट्रांसपोज नहीं करते हैं, में एंट्रीज होती है जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है और ट्रांसपोज होती है, जिसे एक डिसजॉइंट ऑपरेशन कहा जाता है। तो यह भी एक मैट्रिक्स की तरह है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए जब मैं सिद्धांत में इस डुअल स्पेस पर जाती हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट लेना चाहिए। सही, अगर मैं वह करती हूँ तो यह एक मोड x स्क्वायर, मोड x2 स्क्वायर और मोड x3 स्क्वायर होगा, तो यह पॉजिटिव होगा। तो एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस में यदि मैं कम से कम फाइनाइट डायमेंशनल के लिए द्वारा परिभाषित वेक्टर लेती हूँ तो यह आपको कंपोनेंट्स की संख्या यहाँ आपको बताता है कि कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट इस स्पेस का डायमेंशन क्या है। इसलिए मान लीजिए कि मैं इसे 3 डायमेंशन का लेती हूँ और मैं एक कॉलम वेक्टर में इन कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखे गए एब्स्ट्रैक्ट स्टेट को के रूप में ले सकती हूँ दोहरी वेक्टर, जिसे इस एंगुलर ब्रैकेट द्वारा दर्शाया गया है। इसे केट कहा जाता है, इसे ब्रा कहा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेक्टर को कॉलम को रो में बदलते हुए लिखा जाना चाहिए और कोफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिंग भी करना चाहिए, ताकि इनर प्रोडक्ट, जिसे आप सभी अब तक परिभाषित किया गया है, स्पेसिफिक वेक्टर और इसके डुअल वेक्टर के लिए यह एक और यह एक जो पॉजिटिव डेफिनेट होगा यदि हम केट को कॉलम के रूप में परिभाषित करते हैं और ब्रा को एक के रूप में परिभाषित करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन के साथ पंक्ति। अब मेरा अगला प्रश्न है कि साई के साथ फाई के साथ प्रॉपर्टी साई क्या है? फाई के साथ साई दो अलग अलग वेक्टरों के इनर प्रोडक्ट की तरह है। आपके पास एक वेक्टर साई है, आपके पास एक और वेक्टर फाई है और यह दो अलग अलग वेक्टरों का एक डॉट प्रोडक्ट है। क्या होता है कि वही रहता है यदि आप को इंटरचेंज करते हैं। यदि आप फाई को डुअल वेक्टर स्पेस में रखते हैं और साई को वेक्टर स्पेस में रखते हैं तो वह प्रॉपर्टी क्या है जो साई फाई क्वेश्चन मार्क फाई साई ना को सेटिस्फाई करती है। तो मान लीजिए कि मैं साई को मान लेती हूँ, मान लीजिए कि 1 2 3 है जो कॉम्प्लेक्स है और हम फाई को B1 B2 B3 मानते हैं जो कॉम्प्लेक्स है। साई फाई क्या है? जो ए स्टार बी 1 प्लस 2 स्टार बी 2 प्लस सी 3 स्टार बी 3 है। साई B1 स्टार ए 1 प्लस B2 स्टार ए 2 के साथ फाई क्या है? तो हम इस साई फाई से जो देखते हैं वह फाई साई है। आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं और कॉम्प्लेक्स इसे कंजुगेट करते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मुझे यह देगा। यह ऑर्डरिंग महत्वहीन है। इसे भी एक स्टार के रूप में बुला रहा है, एक के समान है। एक भी एक स्टार, उसका स्टार इसके समान है। तो यह जनरल कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में प्रॉपर्टी है। यदि यह रियल है तो रियल लेफ्ट हैंड साइड और रियल राइट हैंड साइड है।
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरल तौर पर वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो सकती है और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट होगा। यदि आप को डुअल वेक्टर और वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो यह एक कॉम्प्लेक्स होगा। तो कृपया इस नोटेशन की आदत डालें, इसलिए मैं कुछ टाइम बिता रही हूँ ताकि आप इस नोटेशन से फैमिलियर हो और फिर आप देखेंगे कि यह नोटेशन कितना शक्तिशाली है। ठीक है, यहाँ एक प्रकार का ब्लॉक समरी है जो मैंने अभी कहा है, जो कि डायराक ब्रैकेट नोटेशन है। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट एक एंगुलर ब्रैकेट द्वारा निरूपित की जाता है जिसे डिराक-केट द्वारा कहा गया था, और उनके वेक्टर एक एब्स्ट्रैक्ट लीनियर वेक्टर स्पेस में है। भले ही मैं इसे ज्ञात 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में मैप करने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसे जनरल और एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस में कर सकते हैं। जो भी मैंने कहा, जब तक आप सिद्धांतों का पालन करते हैं वह स्पष्ट है। मैंने इसे विशेष रूप से R3 को ध्यान में रखकर किया है ताकि आप समझ सकें, लेकिन आप इसे किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए कर सकते हैं जहाँ n बहुत बड़ा हो सकता है। एक डुअल वेक्टर स्पेस को एक अन्य एंगुलर ब्रैकेट द्वारा दर्शाया जाता है जिसे ब्रा कहा जाता है, और फिर डॉट प्रोडक्ट। आपको डुअल वेक्टर की आवश्यकता होती है स्पेस, अन्यथा आप इस इनर प्रोडक्ट को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इनर प्रोडक्ट में एक है जो आपको लेंथ और अन्य स्केलर इमीडिएट प्रश्न देगा, जिसे आप सभी जानते हैं जब आप ट्राइंगल में दो वेक्टर जोड़ते हैं। यदि ए बी और सी वेक्टर ए बी के नॉर्म्स हैं और सी जो एक ट्राइंगल की साइड्स को दर्शाता है, वे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए? दो साइड्स का योग होना चाहिए अधिक या से कम, दो साइड्स का योग तीसरी साइड से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप सभी जानते हैं और हमें इस को डिराक ब्रैकेट नोटेशन में साबित करने की आवश्यकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं और यह सीधे आपके लिए कुछ प्रश्नों को साबित करते हैं। यदि आपके पास दिए गए मैट्रिसेस का एक सेट है जो एक वेक्टर स्पेस बनाता है, चलो 2/2 मैट्रिसेस का सेट लेते हैं, क्या वे ए वेक्टर स्पेस बनाते हैं? हाँ, आप एक और मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए मैट्रिसेस में 2 और जोड़ सकते हैं जो कि ए 2x2 मैट्रिक्स भी है, इसलिए यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है। इसलिए ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें आप रियल नंबर्स का सेट ले सकते हैं, वे एक वेक्टर स्पेस भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट वे एक वेक्टर स्पेस भी बनाते हैं। में कॉलम वेक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें n एंट्रीज होती है, वे एक n डायमेंशनल वेक्टर स्थान बनाते हैं। और इसी तरह आपके पास उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण भी हो सकते हैं जहां आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले सकते हैं और सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अनेक हल हो सकते हैं, और इस सॉल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशंस भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होंगे। एक्चुअली में इक्वेशन जिसे आपने स्टेशनरी स्टेटस को देखा है, सॉल्यूशन है स्टेशनरी स्टेटस के। लीनियर स्टेशनरी भी सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आप ऐसा करना शुरू कर सकते हैं, इसलिए वे एक वेक्टर स्पेस भी बनाते हैं। सभी स्टेशनरी स्टेटस सेट भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। तो उनके विभिन्न उदाहरण हैं जो आप कर सकते हैं।